आप उस क्रोध को अगर दबाते हैं तो भी नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जो आपको नुकसान कर सकता है तो भी गलत है। तो हमें क्या करना है, उस परिस्थिति को क्या करना है, क्रोध को नियंत्रित करना है, क्रोध को कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली क्रोध को नियंत्रित करने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप उसको दबाइए, नो, इट्स मैनेजमेंट। आपको मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए जो आप एक्शन करते हो वही आपका नियंत्रण में, कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट और नेक्स्ट, अब भावनात्मक संतुलन जो हमारा मेन वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, उसमें आप देखिए जीवन में हमारे ये कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं, या हमेशा अप्स अप्स है ऐसा कुछ नहीं, या हमेशा डाउन डाउन है ऐसा भी कुछ नहीं। तो इस दो लाइन के उसमें जीवन की उतार चढ़ाव, दूसरा है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, कोई भी चैलेंज जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप हो सकता है आपके सामने एक चैलेंज हो कि हम बीएड में अच्छे नंबर से पास हो, ये भी हमारे लिए एक प्रेशर है। घर से मम्मी पापा आज की डेट में बहुत प्रेशराइज करते हैं कि हमको अबव 90 होना है, अबव 90 होना है, और उसका रिएक्शन जो होता है बच्चों पर क्या डालता है, प्रेशर डालता है ना। तो अब क्या होता है, हमको क्या करना है, इस परिस्थिति के बीच सामंजस्य और स्थिरता लाना है। और यही चीज, सामंजस्य और स्थिरता लाने की जो क्षमता है या जो आवश्यकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भावनात्मक संतुलन बनाना। लेकिन हम संतुलन कैसे, या हम कैसे जानेंगे कि ये संतुलित हो गया? इसके लिए हमने पहले ये जानना होगा कि भावनात्मक असंतुलन क्या होता है, मतलब इमोशनल इम्बैलेंस कैसे होता है। तब ना हम एफर्ट्स लगाएंगे कि हमें इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट, आप देखिए, आपको रीजन फॉर भावनात्मक असंतुलन मतलब इमोशनल इम्बैलेंस। इमोशनल इम्बैलेंस में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी इस धरती पर अगर वो जन्म लिया है तो उसको मानसिक तनाव नहीं है। ये आप मान के चलिए, हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या अध्यात्म के क्षेत्र का कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष, तनाव हर व्यक्ति को, मेंटल प्रेशर हर व्यक्ति को, किसी को किसी अचीवमेंट का प्रेशर है, किसी को किसी परिस्थिति को मैनेज करने का प्रेशर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका दबाव व्यक्ति पर होता है, मतलब टेंशन उस व्यक्ति को रहता है, मतलब मेंटली वो व्यक्ति किसी न किसी तनाव में रहता है। दूसरा, असंतुलन का मतलब कैसे आया, प्रेम या अपनत्व का अभाव। प्रेम या अपनत्व का अभाव से रिलेशन क्या है, जनरली ये चीजें टाइम अप करती हैं रिलेशंस को। रिलेशन बोले तो बच्चों का पेरेंट्स के प्रति होता है, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति, जस्ट वाइस वर्सा आ जाइए, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति। आज सभी मम्मी पापा प्रॉपर बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ से कभी कोई भी वो नहीं कर सकता, परहेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि खुद की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा टेंशन है कि वो जो रिलेशंस डेवलप होना चाहिए माँ पिताजी और बच्चों के बीच, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। फादर सवेरे जॉब में निकलते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो सोता रहता है, राइट। जब फादर पेरेंट्स घर लौट के आते हैं जॉब करने, तो बच्चा सो जाता है। अब आप बताइए इमोशंस कहाँ डेवलप होगा, वो प्रेम का भाव जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच होना चाहिए वो कहाँ डेवलप होगा, जब आपके पास समय नहीं है। पर्सनल लेवल पे आपको अपनी छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ। 2010 में मेरी मैरिज हुई और 2011 में मेरा बेटा हुआ, राइट। That time I was branch head for HDFC Bank, sorry, acquisition head for HDFC Bank, नॉर्थ छत्तीसगढ़, मतलब बिलासपुर से लेकर पूरा नॉर्थ छत्तीसगढ़ जो होता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ हम जिसको बोलते हैं, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, जांजगीर, रायगढ़, अंबिकापुर, ये पूरा एरिया मेरे पास था। मैं ट्यूसडे यहाँ से निकलता था और मैं सैटरडे की नाइट को लौटता था टूर करके। जब मैं सैटरडे आता था ना, तो मेरा बेटा दरवाजे के पीछे छुप जाता था।
छुप जाता था कि कौन पता नहीं कौन सा व्यक्ति आता है। फिर उसको लगता था 24 घंटा पहचानने में कि नो इट इज़ माई फादर, जब मैं उसके साथ रह लेता था ऐसा। ये एकदम फैक्ट स्टोरी बता रहा हूँ। 2012 मैं डिसाइड किया और मैंने मैनेजमेंट को बोला कि सर नो, मेरा और मेरे बेटे का जो कनेक्शन है ना ये नहीं हो पाता और ये होना चाहिए। ठीक है, बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं कि भाई ये जॉब है हमारा, मेरे को नौकरी करनी है तो मुझे जाना पड़ सकता है, बट बच्चा कैसे समझेगा, हम उसको कैसे समझाएंगे? 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा, उसको तो कुछ नहीं पता है। देन आई हैव पुट अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे एक ऐसी जगह पोस्ट दीजिए जहाँ से मैं एटलीस्ट शाम को घर आ सकूँ। फिर मैंने सूरजपुर की ब्रांच ली। सूरजपुर की ब्रांच में मैं ब्रांचर हुआ, यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे निकलता था और वापस 7 बजे तक लौटता था। तब फिर क्या हुआ, हमारा मिलना हुआ। जब हम जाते थे तो हो सकता है बच्चे सो रहे हैं, लेकिन लौट के आते थे तो घंटा 2 घंटा हम एक दूसरे के साथ बिताते थे। वहाँ से एक अटैचमेंट स्टार्ट हुआ, मुझे भी फीलिंग्स हुई, उसको भी लगा होगा कि हाँ वही तो है ये व्यक्ति जो रोज आता जाता है। भाई बच्चा छोटा है तो वो तो नहीं समझता है, बट उसको तो फील आता है ना। तो ये फैक्ट क्या है, आज की डेट में आप ये बताइए कि 6 दिन में जब बच्चा देखेगा 6 महीना 8 महीना साल भर का, तो उसको तो 24 घंटे लगेंगे ना कि ये कौन है। तो वो क्या था, वो प्रेम और अपनत्व का अभाव डेवलप करने का कंडीशन। तो मैंने स्टेप लिया कि मुझे इसको मैनेज करना है। सो दिस इज व्हाट इट वाज अ पार्ट ऑफ भावनात्मक इम्बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं, हमारी लाइफ में सबके कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आपके साथ कुछ ऐसा अननेचुरल एक्सीडेंट हो जाए, आप 100% इम्बैलेंस हो जाओगे। बहुत क्लोज है, ब्रदर सिस्टर कोई भी XYZ। कई लोग बहुत अर्ली स्टेज में अपने पेरेंट्स को लॉस करते हैं, होता है ना, उसका हमारे माइंडसेट पे बहुत बुरा और बहुत भयानक असर पड़ता है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन समय के साथ हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आपका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट है, उसकी डेथ हो जाए, वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होता है। हो सकता है वो आपका एक दोस्त भी हो सकता है वो आपका कोई रिलेशन में हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ये सब इम्पैक्ट डालते हैं कहाँ, हमारी उस इम्बैलेंस कंडीशंस पे, उस भावनाओं पे जो हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं कि हमारा आज की डेट का जो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट फेल, आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इट्स अ मोबाइल। मोबाइल के कारण हम ना तो रिलेशन मैनेज कर पा रहे हैं, ना हम खुद को मैनेज कर पा रहे हैं, और ना हम सिचुएशन को मैनेज कर पा रहे हैं। सवेरे उठते हैं, कितने लोग हैं जो मोबाइल को अपने बेड से दूर रख के सोते हैं, बताइए? कोई नहीं। उधर 2 हाथ करें 3 4 हैं, 2 3 4 बेड पे रखते हैं ना, कि सर के बगल में रखते हैं? टेबल में रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आज आप इतना हाईटेक हो चुकी है कि आपकी पढ़ाई मोबाइल से हो रही है। बट आप में से कितने लोग हैं जो ये डिसाइडेड है कि ये मेरा टेबल है, स्टडी टेबल, ये मोबाइल यहीं रहेगा, मेरे बेड में ही जाएगा? घर में ही बात करो। चलिए ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज है, आप ये बोल सकते हैं कि ये एक्सक्यूज है, क्योंकि मैं भी इतना आप लोग की एज से यहाँ तक आया हूँ। जो मोबाइल है आज की स्थिति में आपके साथ सोता है और आपके साथ उठता है। उठने के हमने आपको दीदी लोगों ने बहुत सारी क्लासेस में बताया है कि उठने के बाद इमीडिएट आपको ऊसापान करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, पानी पीना है, सारी ये सब, ये इन सब का नंबर कब आता है? इन सब का नंबर आता है जब आप एक बार मोबाइल को देख लेते हो कि ऐसा तो नहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आके रखा हुआ है। ये फैक्ट है। आप मुझे कितना भी बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं है, इट्स ओनली 1 to 5%। 100 में 5 लोगों को मैं मान सकता हूँ जिन्होंने अपने आप को एकदम स्ट्रिक्ट करके रखा है कि नहीं, मैं इस मोबाइल को इतने बजे से पहले नहीं छूऊंगा या नहीं छूऊंगी। अदरवाइज मोस्टली यही होता है, हम सो के उठते हैं, हमारे बाजू में मोबाइल रहता है, मतलब सो के उठे नहीं रहते हैं, सो के उठे नहीं रहते हैं, हमारी आँख खुलती है, बाजू में मोबाइल रहता है, हम तकिया पे लेट के पहले ये करते हैं। इफेक्ट एकदम बता रहा हूँ आपको, आप भले उसको डिनाई करें यहाँ, लेकिन ये 95% यही हो रहा है। उसके बाद हम सेकेंडरी स्टेप पे जाते हैं, तो ये हमारे तनाव का, हमारे क्रोध का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है कहाँ जा रहा है। ये आपके साथ नहीं, कभी कभी हमारे साथ भी होता है।
आप ये मत सोचिए कि हम आपको ब्लेम कर रहे हैं, बट हम आपको सिर्फ आगाह कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई काम करने से नुकसान हुआ है तो मैं आपको क्या बोलूँगा, मना करूँगा ना। अगर मैं चाहता हूँ कि वो नुकसान आपके साथ ना हो। आज स्थिति क्या है, मेरे हाथ में घड़ी है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे से पूछोगे कि सर टाइम कितना हुआ है, मैं करूँगा क्या? ये मोबाइल यहाँ रखा है, इसको ऐसे करूँगा, फट से बोलूँगा अरे 3:30 बज गया, तो बाद में याद आएगा कि घड़ी तो मेरे हाथ में थी। आज कितने लोग घड़ी देख के चलते हैं? घड़ी हम सिर्फ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? घड़ी सिर्फ हम एग्जाम के लिए यूज करते हैं जहाँ मोबाइल अलाउ हो। अगर मोबाइल अलाउ हो जाए ना तो वो भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अब क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई सिम्टम्स रहता है। आपको कोई बीमारी होती है शरीर में तो आपको सिम्टम्स आता है। अगर एक्सटर्नल है तो विजिबल सिम्टम्स आते हैं, मतलब अगर कोई बाहरी चोट लगा है कहीं तो आपको दिखेगा स्क्रैच है, ये है, वो है, व्हाटएवर, ठीक है। अभी इंटरनल अगर डिजीज आपके अंदर हो रही है तो वो आपको सिम्टम्स देती है। आपके शरीर, हमारे शरीर से बड़ा मशीन कहीं नहीं है, कोई नहीं है, ये आप मान के चलिए। आप लोग के फेस पे व्हाइट पैचेस देखा है आपने? अपने दाग पड़ते हैं, कुछ दिन में वो दाग हट भी जाते हैं। आप जानते हो क्या है वो? कोई जानता है? कोई जानता है क्या है? हल्का सा व्हाइटनेस आना फेस में, पेट में वर्म्स है, कीड़े हैं। ऐसा नहीं है हम बच्चों को वर्म्स की दवा पिलाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कीड़ी बच्चों में ही होते हैं, बड़ों में भी होते हैं। और वो सिम्टम देते हैं आपके फेस पे। आपके पेट में कोई भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपके फेस पे आपको दिखाएगा, ये आप मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपकी आंख सिर्फ आपका फेस मोस्टली देख पाती है, तो आपके चेहरे पर चीजें आती हैं। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है पेट में तो आपके फेस पे क्या आते हैं? दाने आते हैं, मतलब आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो आपको दिखाएगा कि आपके फेस में दाने हो रहे हैं। अगेन क्रीमी है, वर्म्स है, तो आपके फेस पे व्हाइट कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं एक व्हाइट शेडो बनता है, जिसको अपन बोलते हैं, जो आज की डेट में आप लोग उसको बोलते हैं झाई। झाई बोलते हैं ना यहाँ। झाई इज व्हाट? वो वर्म्स का ही रिएक्शन है, जो पहले आप व्हाइटनेस में आएगा और बाद में फिर वो डार्कनेस में कन्वर्ट होता है। तो आपके हर चीज का लक्षण है। वैसे क्या होता है? भावनात्मक असंतुलन, मतलब इमोशनल इम्बैलेंस का लक्षण क्या है? चिड़चिड़ापन, आप इरिटेशन, आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा होगा। कोई कुछ बोला नहीं, अच्छा भी चीज बोला, छोड़ हटा यार, बाद में बात करेंगे, इट इज इरिटेशन। देन अगेन नेक्स्ट क्या है? आपको क्रोध आएगा, जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, आपको टेंशन रहेगा, तनाव। दूसरा भय आपके अंदर व्याप्त रहेगा। भय का मतलब लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, हमेशा डर लगेगा आपको कि आप इस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भय है। आप अगर कॉन्फिडेंटली अगर किसी चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हाफ हार्टली करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, जो करना है ना दिल से करिए, हार्ट से करिए, मन से करिए। ये क्यों बोला जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ सक्सेस रेट। अगर आप हाफ हार्टली करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है इंसोम्निया, मतलब नींद कम आना। लोग बोलते हैं 12-12 बजे तक मुझे नींद नहीं आती, 2 बजे तक जागता हूँ। दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजन, वहाँ आपका इम्बैलेंस है आपके इमोशंस में। देन आत्मविश्वासी कमी ऑफ इंडेक्स। अब आ जाइए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इमोशनल इम्बैलेंस मेंटेन करने, इमोशनल बैलेंस एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करते हैं। पहला पॉइंट है, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का मतलब, बहुत अच्छी चीज है हम दूसरे की मदद करते हैं, बट सिर्फ मदद मत कीजिए, आप दूसरों से मदद मांगिए कि मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए तेरी ये बुक्स की आवश्यकता है, या मुझे यहाँ तक चलने के लिए तेरी आज हेल्प लगेगी। इट इज व्हाट,
ये क्या है? ये आपके बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट करता है। आप किसी से कुछ बोलते हैं, अगला उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, आप उसकी बात सुनते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपकी जो अपनत्व का भाव है वो इस्टेब्लिश हो रहा है वहाँ पर। अब दूसरा है, मैंने पहले भी बोला कि भावनाएं एक इनवॉलंटरी फंक्शन है, सभी के अंदर कोई ना कोई भाव समय और परिस्थिति के अनुसार आते हैं। आप उसको दबाइए मत, एक्सप्रेस योर इमोशंस। आपको हंसना है, हंसी का भाव आपको आ रहा है, आप हंसिए। आपको रोना है, आप कुछ हद तक उसमें क्यों, आपने कभी देखा होगा किसी का कोई नियरेस्ट की डेथ होती है और अगर वो नहीं रोता रहता है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। रुलाने का मतलब क्या है? रुलाने का भाव वहाँ आया है, रोने का, जो आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, दबा के मत बैठिए। अदरवाइज क्या होगा, लंबे समय तक ये चीज़ें आपको जाके कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। देन आपका आता है, आप अपने नेचर में चेंजेस करिए। नेचर में चेंजेस का मतलब क्या है? सपोज आपके क्लास में कोई ऐसा होगा जो किसी से बात नहीं करता, अपना सवेरे आया, क्लास में अपनी जगह पर बैठा, टीचर ने जो डिरेक्ट किया, पढ़ाया, उसको नोट डाउन किया, बिना किसी से हाय हेलो बातचीत किए वापस घर चला गया। आप क्या बोलेंगे इस नेचर में? आप क्या बोलेंगे? क्या इस नेचर से आसपास एटमॉस्फेयर खुश होता है? हम उसको दो नाम दे सकते हैं। हम एक नाम तो ये दे देते हैं कि बहुत एरोगेंट है, ईगोस्टिक है, बहुत ईगो है, किसी से बात ही नहीं करता है या करती है, बट इट्स इन गुड नेचर, हो सकता है उसका ये नेचर है। तो हमको क्या करना है, अगर हमको फील आ रहा है कि नहीं हमको हमारे नेचर में चेंज करना है, तो हमको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है। एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस, आइए बातचीत कीजिए, कुछ अपनी बताइए, कुछ सामने वाले की सुनिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ही बताए पड़े हैं, सामने वाले की नहीं सुन रहे हैं। तो दिस इज नॉट कॉल्ड बैलेंस। बैलेंस का मतलब ही है इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, आपकी वो सुने और आप उनकी सुनिए, तब जाके वो जो बैलेंस है वो स्टैब्लिश होता है। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा बोलते हैं कि आप अच्छी किताबें पढ़िए। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो, आधे घंटे, और अच्छी बुक्स, वो कोई भी बुक हो, रेदर अदर देन सब्जेक्ट, आपके पढ़ाई के विषय बीएड को छोड़ के कोई भी बुक जो अच्छी बुक हो। अच्छी बुक का मतलब जिससे हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो, किसी महापुरुष की जीवनी, आध्यात्म से रिलेटेड कोई किताब, या जीएस वगैरह की बहुत अच्छी बुक्स आती है, उसको आप भी पढ़ सकते हैं। मतलब अदर देन योर कोर्स यू शुड गो फॉर स्टडी। स्वाध्याय जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। क्या होता है, देखिए, जब आप नॉलेजेबल रहेंगे ना, तो आप किसी भी चार लोगों के बीच में खड़े हैं या बैठे हैं, अगर वहाँ वो टॉपिक उठता है और आपको उसका नॉलेज है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, आप सामने आके आंख मिला के बात करते हो, राइट? कि अगर कोई मेरे को बोलेगा तेरे को पता है, तो मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि यस आई नो। बट अगर आपको वो सब्जेक्ट पे ABCD नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ से अपने आप को कल्टी मारोगे, किनारा करोगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है। अगर मान लो इनमें से किसी ने पूछा कि तेरे को क्या पता है इस बारे में, और मेरे को नहीं पता है, तो मैं वहाँ पे एम्बैरेस फील करूँगा, है ना? तो इसलिए नॉलेज गेन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें, बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, एक से एक किताबें अवेलेबल हैं। आप जब किताब पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज के साथ साथ क्या होता है, आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है। कई बार कई चीज़ें कई बार आ जाती हैं, आप इसमें भी पढ़े उसमें भी पढ़े, वो चीज़ें क्लैश करी और आपको रिपीट हो गई, मतलब आपके चिप में वो स्टोर हो गई। तो इसलिए हम फोर्स करते हैं कि आप अदर देन अपने कोर्स किताब पढ़िए। देन उसके बाद क्या है, हम हमेशा फोकस करते हैं कि हेल्दी माइंड स्लीप्स इन हेल्दी बॉडी। आपको कोई भी काम करना है अगर, तो आपको पहले अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। अब स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डेली आपको एक्सरसाइज करना है और योग करना है। हम हमेशा बोलते हैं इन तीनों टॉपिक में आपको अगर भावनात्मक संतुलन, क्रोध नियंत्रण या तनाव प्रबंधन करना है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है श्वास रोग पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐसी जो भी आसन या योग है जो आपकी सांसों को नियंत्रित करते हैं, केंद्रित करते हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने खुद के सांस पे भी अगर आप फोकस कर जाओगे ना, तो
तो आपको ध्यान लगाने वाली जो प्रक्रिया है वो अपने आप हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंड ऑन, बिना सांस के तो नहीं रह सकते ना हम। एक बार बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के तो नहीं रह सकते। हमको 1 मिनट के अंदर सांस लेना ही लेना है। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि आपकी जितनी सांसें हैं, हमारी सांसों की जो एक्सरसाइज है वो आप फोकस कीजिए, आपके तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे। और लास्ट, संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो दिनचर्या है, आपकी जो डे हैबिट्स है, ये अच्छी होनी चाहिए। जैसे अर्ली टू बेड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठना है। देन सेकेंडरी, उठते सहित हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप पढ़े बैठिए, मत बैठिए, कुछ योग कीजिए, कुछ आसन कीजिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कीजिए। जैसे लोग पूजा करते हैं, पूजा करने से क्या मिलता है? एक पीस मिलता है, माइंड खुशी मिलती है कि आज हमने भगवान से कुछ नहीं तो ये तो बोला कि भगवान आज का दिन अच्छा बीते। हम थैंक करते हैं धरती माँ को जहाँ हम खड़े हैं, हमारा बोझ उठा रही है। सो दिस इज व्हाट एक्शन, आपकी दिनचर्या। दैन कोई ना कोई ऐसी हॉबीज जनरेट कीजिए अपने अंदर जो आपको हेल्प करती है इन चीज़ों के लिए, भावनात्मक संतुलन, क्रोध नियंत्रण। और वो क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हो सकता है कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, आप बंद कमरे में गाइए। अगर आप स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकते, डजंट मैटर, एक बंद कमरे में आप गाना गाइए। आप अच्छे म्यूजिक जिनके कुछ भाव हो। आज का जो डेट का म्यूजिक है ना, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लिरिक्स नहीं काम करता है, इसमें कोई भाव नहीं रहता है। इसलिए अच्छे जो आपके कान को कुछ सुकून दे, शांति दे, ऐसे म्यूजिक सुनिए। गा सकते हैं गाइए, कुछ प्ले कर सकते हैं तो वो करिए। ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए, आपकी हॉबीज में ऐड होना चाहिए, सो दैट कि आप इम्बैलेंस को बैलेंस कर सके। क्योंकि जो भावनाएं हैं वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, और वॉलेंट्री फंक्शन जो हम करेंगे वो उसको बैलेंस करेगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है क्रोध का नियंत्रण। क्रोध का नियंत्रण का मतलब हमको इसको क्या करना है, दबाना नहीं है। नियंत्रण का मतलब दबा के नहीं रखना है, मैनेज करना है। क्रोध क्या होता है? क्रोध क्या होता है? अभी ये बहुत सीधी शांत दिख रही है, अभी इनको इनकी बगल वाली ने कुछ ऐसा बोला कि इनका रिएक्शन जो था वो अनएक्सपेक्टेड हुआ। अनएक्सपेक्टेड का मतलब या तो इसने घुमा के मार दिया, या इसने 2 शब्द तेज से बोल दिया। क्रोध आया ना, तो हम मार नहीं सकते, सिचुएशन हमको अलाउ नहीं करता, तो हमने क्या बोला, दिमाग मत खराब कर, ये क्रोध है मेरा। तो मैनेज करना है हमको, कंट्रोल करके उसको, कंट्रोल का मतलब दबा के नहीं रखना है, उसको मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए कैसे कर रहा है, आपने कभी देखा होगा कि व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना होती है, किसी आदमी के साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वो बहुत गुस्से में आता है, बट वो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मुद्रा वगैरह तो ठीक है, इमीडिएट एक्शन क्या आता है, मुद्रा वगैरह तो एक अपने उसमें। मान लो सपोज आपने कोई ऐसी हरकत की कि आपके पापा को बहुत जोर से गुस्सा आया, बट वो चाह रहे हैं कि बेटी है, मारना नहीं है मुझे, क्या करेंगे? आंख बंद करके जोर जोर से सांस लेते हैं, वो क्या है, वो प्रोसेस है आपका क्रोध नियंत्रण। मतलब क्रोध को मैनेज कर रहे हैं, क्रोध तो उनके अंदर आ चुका है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने कहा क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विषम परिस्थितियों में व्यक्ति के अपने स्वभाव के विरुद्ध जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्रोध, वो हम क्रोध की संज्ञा देते हैं। लेकिन इसको मैनेज कैसे करते हैं हम, अपने जो मतलब उन्होंने पहले अपने दिमाग में लाया कि यार बिटिया इसको मारना नहीं, लेकिन मेरा गुस्सा तो आ चुका है, तो अब उसको मैं कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ, अपने एक्शन के थ्रू। आंख बंद करके लंबी लंबी सांस लेता हूँ और कुछ बोल के वहाँ से चला जाता हूँ। तो वहाँ से जाना भी एक स्टेप है जो आपके क्रोध को नियंत्रित करता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपने अपने आप को भगा लिया, हटा लिया। सो दैट इज व्हाट, ये प्रोसेस है, आपको बता रहा हूँ। जिस जगह पर ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन है या बहुत ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जो मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो बेटर है कि हम वहाँ से अपने आप को किनारे करें। दूसरा, अब होता कैसे है एक्चुअली, क्या इसके नुकसान क्या होते हैं? बेसिकली क्रोध से होता क्या है,
चलिए उसको छोड़ दीजिए, वो जो लिखा है। क्रोध से क्या होता है? आपको गुस्सा आया तो आपको क्या होता है? क्या होता है? साइंस में गुड हार्मोन बैड हार्मोन सुना है ना? बैड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। गुड और बैड कैसे भाई? दोनों तो हमारी बॉडी से ही सिक्रीट हो रहे हैं। सो सी एक्चुअली क्या होता है, जब हमको गुस्सा आता है ना, तो 3 हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में। एक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमको इस एक्शन के लिए प्रोवोक कर जाते हैं। इन्हीं को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है आपका, आप नहीं चाहोगे तो भी वो हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो भी आपकी बॉडी वो काम करेगी। लेकिन हमको उसको कैसे मैनेज करना है, यही चीज़ें आपको क्रोध को नियंत्रित करने के लिए पावरफुल बनाती है। और पावरफुल बनने के लिए हम बार बार फोकस करते हैं, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए। पागल को देखा है जिसका मेंटल स्टेटस इम्बैलेंस है, पागल क्या करेगा? अगर गुस्सा आया तो बोतल ही पाएगा, बोतल ही उठा के मार देगा। या नहीं, वो अपने धुन में जा रहा है, आपको देखा आप किसी बात पे हंस रहे हैं, उठाया पत्थर आप ही को मार दिया। उसको क्या लगा? वो तो माइंडसेट से इम्बैलेंस्ड है, उसको लगा मेरे को देख के हंस दिया, यही लगा ना, इसलिए उसने उसका रिएक्शन दिया। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन स्टेटस है ना, जब ये क्रोध आता है तो ये ब्रेन स्टेटस हाइजेक हो जाता है। हाइजेक बोले तो हम फिर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते, हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं जो हार्मोनल सिक्रीशंस हमारे बॉडी में हुआ है बिकॉज ऑफ एंगरनेस। देखिए कुछ चेंजेस होते हैं जब हमारा ये